थी, मुझे लगता है कि उसको उस पर भी हमें पुनर्विचार करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि उसमें अगर कोई त्रुटियां हैं और उसको हम अपने हनुमान चालीसा के पाठ में भी सम्मिलित कर सकते हैं तो वो भी बहुत उत्तम रहेगा। तो वो एक बार फिर से रंजना जी से रिक्वेस्ट है कि उसको एक बार फिर से सर्कुलेट कर दें। और हनुमान चालीसा के जो भाव हैं, जो अलग अलग पंक्तियां लिखी हुई हैं, जो भी उसमें बातें हैं, उनमें बड़ा गहनता है, हर एक चीज में बहुत गहनता है। हनुमान चालीसा में की जो शुरुआत है वो गुरुदेव से होती है, अंत भी गुरुदेव से ही होता है। जब हम गुरु वंदना से ही शुरुआत करते हैं तो इस चीज को भी हमें मनन करना है कि उसकी जो पंक्तियां हैं, हर एक पंक्ति में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई हैं, बताई गई हैं तुलसीदास जी के द्वारा। तो हर एक पंक्ति का मनन करते हुए उसको हम अपने अंतरात्मा में उसको निकालने का प्रयास करेंगे तो कई सारी चीजों का हमें और एहसास हो सकता है कि होगा। अ, इसमें भी एक पंक्ति है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े पढ़े मतलब कि मेरा अनुरोध है, सुझाव है कि जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करे वो हनुमान चालीसा की किताब को के साथ उसको पढ़े। तो इसका भी मुझे लगता है कि और ज्यादा लाभ है, इसमें लिखाई ही है तो उसकी बातों का भी हम मनन करेंगे, ऐसे भी सुझाव है। इसमें भी कई सारे छंद हैं वो जो कि उसके बारे में हमें कभी किसी जो जानकार हैं जो उसके बारे में और अच्छी तरह से जानते हैं उसके बारे में भी हमें शायद सुनने की जरूरत है। उसमें बहुत सारी पंक्तियां, बहुत सारे पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो कि लिखा तो है लेकिन हमें हम कितना जानते हैं इसके बारे में भी हम किसी जानकार व्यक्ति को जो कि इसके बारे में उन्होंने गहनता पूर्वक अध्ययन किया है, उन बातों को समझा है, तो उसके ऊपर भी किसी दिन समय के अनुसार उस पर कोई मार्गदर्शन कर लेगा तो हमें उसमें और अच्छी तरह से हम इस चीज को भी, इस हनुमान चालीसा को और गहनता के साथ जरा हम समझ लेंगे। तो ये हमारे योग सत्र में और भी जो भजन होते हैं वो भी बहुत सुंदर तरीके से हो रहे हैं, उसको भी हम नियमित रूप से वो भी अ, गाते हैं, बहुत अच्छा उसका लगता है, बहुत अच्छा अनुभव भी होता है, दिल को भी शांति होती है और शरीर एक समग्र रूप से हम अपने जो आज जो दिन है उसकी शुरुआत कर लेते हैं इन सब चीजों से। इन सब चीजों के, चाहे हम योग कर रहे हैं, चाहे हम अ, कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या कोई गीत सुन रहे हैं और उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं, इन सब के समग्र रूप से इसको देखते हुए हमारे दिन की शुरुआत शायद बहुत अच्छी रहती है। दिल दिल और दिमाग, जो शरीर है, और उसमें भी सब तरह से एक ऊर्जा जो है बनी रहती है। मेरा प्रश्न आज के हमारे योग शिक्षक रमेश चंद मेहरा जी से है, और यह है कि पूरा दिन की जब समाप्ति की तरफ हम बढ़ते हैं तो उस समय हम क्या उस समय भी हमें योग प्राणायाम कुछ ऐसे आसन करने चाहिए? अगर करने चाहिए तो उसके लिए अनुकूल समय कौन सा है? ये तो बिल्कुल निश्चित है कि खाने से पहले हमें कर लेना चाहिए, और अगर खाना दिन का भोजन हम 2 बजे कर रहे हैं और रात का 8 बजे कर रहे हैं तो करीब हमें 7 बजे के आसपास या 6 बजे के आसपास शायद हमें कुछ योग या प्राणायाम का कुछ करना चाहिए। तो वो कौन कौन से आसन या कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं जिससे कि हमारे अंदर कोई ऊर्जा की अगर कमी हो रही है या कुछ हम मानसिक रूप से हमें और शक्ति की जरूरत है तो उसको भी हम अपने दिनचर्या वो शाम के टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप अपना मार्गदर्शन देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। रमेश चंद जी। जी ओम सर, जो अनुभव है, वैसे हमारे गुरुदेव भी बताते हैं कि खाना खाने के 4 घंटे बाद हम कर सकते हैं। तो हमको शाम के समय ज्यादातर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उदगीत और थोड़ा ध्यान की ओर हमें जाना चाहिए। ध्यान करने से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, ज्यादा शक्ति मिलती है। तो ध्यान की ओर यदि हम जाएंगे,
भले ही चाहे वो 5 मिनट का ध्यान हो। और सूक्ष्म व्यायाम जो हमने आज अभी किए हैं वो है। और ये जो सूक्ष्म व्यायाम के बाद मैंने जो थोड़ा सा ये बताया था कि हम अपने पूरे शरीर पे किस तरह से काम कर सकते हैं, इससे बहुत हल्कापन आता। आपने देखा होगा कि हमने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, साइकिल चलाई, व्यायाम किए, समा और जैसे ही हमने ये अपने हाथ पैरों को थोड़ा सा दबाया तो पूरा हम रिलैक्स हो गए और हमारी जो थकावट है वो पूरी चली गई और एक नया फिर से वो मिल गया। तो यदि हम ये क्रियाएं करें तो निश्चित रूप से हमें लाभ होगा। सबसे ज्यादा हमें अनुलोम विलोम पर ध्यान देना है। अनुलोम विलोम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण। कपाल भाती हम लोग एक बार कर लेते हैं। कपाल भाती जो है वो केवल हमारे पाचन तंत्र के लिए है, पर जो नर्वस सिस्टम पर और जो रक्त परिभ्रमण पर जो काम करता है वो अनुलोम विलोम है। और थकावट हमें अपने मस्तिष्क से होती है, थकावट हमें, तो हम अनुलोम विलोम करेंगे तो ज्यादा हमें लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है सर। पर हमें हमें जो है आदरणीय हमारे सम्माननीय परम पूज्य गुरुदेव जो है उनकी बातों पर ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमको तो छोटे छोटे अनुभव है जो अलग अलग तरीके से लोगों के साथ मिले हैं। या फिर एक बहुत अच्छे जो मैंने अभी मुकेश जी के लिए कहा, शायद वो कल रहेंगे तो निश्चित रूप से, एक नृत्य है सर। वो नृत्य यदि आप कर लो तो मन बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाता है। कल मुकेश जी से हम वो भी करवाएंगे, तो आपको वो भी शाम को यदि आप वो कर लें 3 4 5 मिनट तो बढ़िया आपको फ्रेशनेस आ जाएगी। जी ओम, सदन को नमन। जी धन्यवाद रमेश चंद मेहरा जी, बहुत सुंदर। कल मुकेश जी का योग कक्षा और नृत्य के ऊपर हम सीखेंगे और शाम के टाइम पर यथासंभव जैसा भी हो सकता है, जो भी चीजें हम कर सकते हैं, बहुत सुंदर मार्गदर्शन अनुलोम विलोम के ऊपर विशेष रूप से। और उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें भी जरा उसको स्थिर रखने में और बेहतर करने में निश्चित रूप से इसका फायदा। रमेश चंद मेहरा जी ने जो अभी अपना अनुभव फार्म लैब जो आपके नर्मदापुरम में बनी हुई है उसको कल लिख करके दिया था, उसका रूपांतरण मैंने कर दिया है और जो भी सुझाव उसमें आए हैं उसको मैं सम्मिलित करके आज पुनः आपको भेज दूंगा और इसको फिर आगे हम प्रेषित करेंगे। साथ में नर्मदापुरम के जो भी साथी हमारे इस फार्म लैब को बना रहे हैं, मैं उनका भी नाम चाहूंगा, उनका भी नाम हम उसके नीचे आर्टिकल जो बना हुआ है उसके नीचे हम उसका नाम भी डाल देंगे। तो ये जी जी सम्मिलित रूप से जो हमारा कार्य है ये बहुत अच्छी तरह से कम एक सुझाव के रूप में जो सरकार ने मांगा है उसको हम आगे करेंगे। इसी प्रकार से जो दूसरा जो कार्य है जो शरद वर्मा जी ने जो किया है उसका भी मैं आज रूपांतरण करके उसको 1 2 राउंड हमारे आपस में चलेंगे, उसको भी हम रूपांतरण करके फिर आगे उसको भेजने का प्रयास करेंगे। उसमें यह भी लिखेंगे कि जो बहुत सारे लोग अभी तक के आए हैं उन्होंने उसका लाभ लिया है, प्रशिक्षण लिया है। तो ऐसे कितने लोग हो गए होंगे शरद वर्मा जी, आप मुझे संख्या बता देंगे, मैं तो उस आर्टिकल में उसको सम्मिलित कर लूंगा कि कितने कितने लोग जी सर। प्रशिक्षित होकर के आपके जगह पर आकर के वहां पर प्रशिक्षित होकर के उन्होंने अपने गांव में, अपने जहाँ भी उनका स्थान वहां पर उसको शुरुआत की है या जो भी किया है, तो उसको भी आप एक संख्या मुझे आप दे देंगे तो उसको भी हम लिख देंगे। तो बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर हमारा कार्य है। और यह जो चिंतन है, यह जो चिंतन है, ये आर्टिकल आप लोग आपके नाम से ही जाएगा, आप उसका ही नाम उसमें रहेगा। तो इस तरह से और भी जो हम सुझाव दिए हैं अलग अलग जगह से वो सब एकत्र करके अब उनको मिनिस्ट्री को हम भेज देंगे। तो बहुत सुंदर, सबकी सहभागिता के साथ, सबके साथ लेकर के हमें विकास को आगे बढ़ाना है। इसकी सभी को साथ लेते हुए, सबकी समस्याओं का को सुनते हुए उनके यथासंभव जो निराकरण हो सकता है उसमें सहयोग देने की भावना के साथ हम लोग सब मिलकर के आगे कार्य करेंगे।
आने वाले समय पर जो भी कार्यक्रम करेंगे, संचालित होंगे, उसमें इसी भावना के साथ हम लोग काम करते हैं। तो बहुत सुंदर। मैं देख रहा हूँ हमारे मुख्य अतिथि जुड़ गए हैं, तो अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। प्रणाम। नमस्कार। जी, आदरणीय पवन कुमार जी पतंजलि पीठ हरिद्वार से हम सबको संबोधित कर रहे थे, और हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय का थोड़ा सा व्यवधान टेक्निकल आ रहा था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। मैं योगाहार परिवार की ओर से आपका स्वागत करता हूं, और आदरणीय राजेश सिंह ठाकुर जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और आदरणीय हमारे डॉक्टर साहब का परिचय के साथ उन्हें सम्मान के सहित मंच पर आमंत्रित करने का कष्ट करें। राजेश जी जुड़े हैं? चलिए, मैं आमंत्रित कर लेता हूँ, शायद आवाज नहीं जा रही है। जैसा कि राजेश सिंह ठाकुर जी पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी रायसेन के हैं, उनसे संवाद हुआ और वो रोज जो है किसी न किसी संस्थान से, केवीकी से, कृषि विश्वविद्यालय से और वैज्ञानिक और अनुभवी किसानों से संपर्क कर रहे हैं। उससे उसी क्रम में कल आदरणीय डॉक्टर जे.के. कनौजिया जी कृषि विश्वविद्यालय सीहोर मध्य प्रदेश से आपने संपर्क किया, और हमारी भी चर्चा हुई, आदरणीय बहन रंजना जी की भी चर्चा हुई, कॉन्फ्रेंस कॉल हुई। आदरणीय डॉक्टर साहब को इस युवा कार्यक्रम के बारे में अवगत कराया, बहुत ही प्रसन्नता उन्होंने जाहिर की, और उन्होंने हमारा निवेदन साथ स्वीकार करके आज वो उपस्थित है। मैं चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे किसानों की बहुत अधिक समस्या आ रही है अब खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के कारण किसान जो कीटनाशक और रसायन और जो नींदानाशक दवा का प्रयोग करता है, जो बहुत जहरीला होता है, उससे कैसे बचाया जा सकता है? हम प्राकृतिक जैविक खेती पद्धति से हम खरपतवार का पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? इस विषय पर आप हम सबका मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय डॉक्टर जे.के. कनौजिया जी, सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के आयोजक उन सभी को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आज के समाज की जो आवश्यकता है, जो पहली आवश्यकता है, जो खाद्य की आवश्यकता है, वो सुरक्षित किस प्रकार से उपलब्ध हो, उस दिशा में जो ये सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं वो काफी सराहनीय है। मैं व्यक्तिगत रूप से और हमारे कृषक परिवार की ओर से आप सभी को बधाई देता हूं और नमन करता हूं ऐसे कार्यक्रम को जो वास्तव में, जो हमारी वास्तविक कृषि है, जिसकी आज हम सभी को महती आवश्यकता है। मुझे इस कार्यक्रम में राजेश जी ने आज उपस्थित होने का मौका दिया, और उनके साथ इस टीम में, सार्थक प्रयास में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि ऐसे क्षण मेरे जीवन में आए कि अभी तक हमारी कृषि के क्षेत्र में, बचपन से मैंने कृषि देखी है। ये मेरा सौभाग्य था कि कृषि अध्ययन करने का मुझे अवसर मिला, और उसके उपरांत पिछले 28 वर्षों से किसानों के बीच में रहकर कृषि को बहुत से करीब से समझने का प्रयास किया। यहाँ मैं थोड़ा सा सुधार ये कर दूं कि मैं एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर में पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूं, और इससे पूर्व भी मैं कई संस्थानों में काम करता रहा। और इस अवधि में मैंने किसानों के बीच में रहकर किसानों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया, और जो भी संभावित निदान थे उस पर कार्य करने का एक निरंतर प्रयास मैं करता रहा, जो आज भी करने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों,
आज की हमारी जो कृषि है वो किस प्रकार की है, कितनी किसानों के लिए सार्थक है, जो किसान नहीं है उनके लिए यह कितनी सार्थक है, इस बात को ये पूरा मानव समाज अब समझने लगा है। हमारे किसान भाई भी इस बात को अब समझने लगे हैं कि बेशक हमने हमारी कृषि में बहुत उन्नति की है, और उन्नति किस रूप में, जो मुझे आज की कृषि की जो उन्नति दिखाई देती है वो सिर्फ उत्पादन को लेके है। आज हमारे फसलों में या कृषि के अन्य क्षेत्र में यदि हम देखें तो उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हमने हासिल की है। उसके दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें हम लोगों ने खो दी है, और उसमें मुख्य रूप से एक बात स्पष्ट रूप से निकल के आती है, वो है हमारे खाद्यान्न की गुणवत्ता क्या है। जब हम अपने खाद्यान्न की गुणवत्ता की बात करते हैं, यदि यह गुणवत्तापूर्ण है तो दिनों दिन हमारे समाज में अनेकों प्रकार के रोग और अनेकों प्रकार की बीमारियां बड़ी तेजी से ये पैर क्यों पसार रही है। हमारा मेडिकल साइंस भी इस बात को कहता है कि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो बेशक हमको रोग लगने की संभावना कम होगी। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें एक स्वस्थ खाद्यान्न की आवश्यकता है। ये खाद्यान्न हमारी स्वस्थ कृषि से ही हमको मिलना संभव है, और ये जो हमारी स्वस्थ कृषि है जिसमें स्पष्ट रूप से ये अंकित है, उसे किसी भी प्रकार के बाह्य तत्वों को देने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के रसायन को उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अधिक श्रम की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस प्रकृति ने, इस सृष्टि ने, ये ईश्वर ने इस सृष्टि का जब निर्माण किया तो इस चक्र में सभी के लिए समान रूप से उन चीजों को रखा जो हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, सबको जीवित रखने के लिए सक्षम है। साथियों, थोड़ा सा हम हमारी जो आधुनिक कृषि है, जिसको कि हम आज आधुनिक कृषि कह लें, रासायनिक आधारित कृषि कह लें, या भूख मिटाने की कृषि को के रूप में हम उसको उद्बोधित कर दें तो कोई विसंगति नहीं होगी। जैसा कि हम जानते हैं, एक समय ऐसा भी था, अगर हम थोड़ा लगभग 60-65 वर्ष पीछे अपनी कृषि को जब हम देखते हैं तो हम ये भी पाते हैं कि एक समय ऐसा था कि जब हम भूख मिटाने में समर्थ नहीं थे, हमारा देश, हमारे देशवासियों की भूख नहीं मिटा पा रहा था। 60 और 70 के दशक में कुछ ऐसे प्रयास हुए, जाने अनजाने वो कितने सार्थक आगे होंगे इसकी विवेचना ना करते हुए 60 और 70 के दशक में हमने हमारी भूख को मिटाने के लिए जो प्रयास किए, जिनमें मुख्य रूप से बाहरी बीज, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने का जो प्रयास किया, उससे हमने उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन उसकी एक परिणति ये हुई कि हमारी जो वास्तविक कृषि है उसमें कई एक ऐसे बदलाव देखने को आए। धीरे धीरे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से हमारी मिट्टी में अमूलचूल ऐसे परिवर्तन देखने को मिले कि मिट्टी धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई, और वो कमजोरी कई प्रकार के रोग और कीटों को जन्म देती हुई हमारी फसलों के लिए चली गई। और उस दिशा में हम उसको बचाने के लिए, हम हमारी कृषि को हम अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए हम निरंतर ये प्रयास करते चले गए कि चाहे कितना ही रसायन का उपयोग क्यों ना करना पड़े, हम हमारे उत्पादन में कमी नहीं आने देंगे। बेशक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, लेकिन गुणवत्ता को हम होते चले गए, और सिर्फ गुणवत्ता हमने हमारे खाद्यान्न की नहीं खोई, हमारे धरती माँ की अस्तित्व को ही हमने आज संकट में डाल दिया है। और वो जो संकट है वो इस यूनिवर्स के, इस सृष्टि के, इस इकोसिस्टम में सब जगह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। न केवल हमारे खाद्यान्न की गुणवत्ता प्रभावित हुई है,
बल्कि पृथ्वी पर जल, जंगल, जमीन, हवा सब बड़ी तेजी से दूषित हो रहे हैं। किसान भाइयों, ऐसी स्थिति में आज बात हो रही है प्राकृतिक खेती की, नेचुरल फार्मिंग की, एक ऐसी कृषि की जो वास्तव में हमारी पृथ्वी को, हमारी धरती को सुरक्षित रखते हुए हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखते हुए हमारे आसपास जो वनस्पतियां हैं, जो जीव जंतु हैं, जो अन्य हमारे संसाधन जीवन यापन के हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए कृषि की आज आवश्यकता है। बेशक ये बात कहने में कई बार लोगों के लिए बड़ा अजीब सा लगता है, ये सब कैसे संभव है। साथियों, ये उसी तरीके से संभव है जिस प्रकार के हमारे रोजमर्रा हमारे साथ में क्या घटित होगा ये हमें पता नहीं होता। तो हम इस बात पे भी थोड़ा भरोसा कर सकते हैं कि हमें वो सार्थक प्रयास जो किसी को अदरवाइज अन्य तरीके से प्रभावित ना करते हो, ऐसे प्रयास आज करने की आवश्यकता है। और उस दिशा में आज हमारा जो खाद्यान्न है वो कितना दूषित है। सिर्फ हमारा खाद्यान्न ही नहीं, हमारा स्वास्थ्य में कितना गिरावट आई है, ये बहुत सारे आंकड़े हम सबके बीच में आज उपलब्ध हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा आज का जो कि हमारा जो विषय है, जो सबसे चुनौतीपूर्ण विषय भी है, जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं, आज हमने कुछ ऐसे युक्तियां हमने निकाल के किसानों के सामने रख दी हैं जिनके उपयोग से हम रोग प्रबंधन आसानी से कर पाते हैं, हम कीट प्रबंधन बहुत आसानी से कर पाते हैं, हम हमारी फसलों के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है या फसलों की जो खुराक है उसकी यदि अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता है तो उसकी आपूर्ति हम आसानी से कर पाते हैं। किंतु जब बात खरपतवार प्रबंधन की आती है, खरपतवारों के प्रकोप की आती है, जिससा कि हमारी आज की साइंस ये कहती है कि खरपतवारों की समस्या के चलते जिन खेतों में, जिन फसलों में खरपतवारों की समस्या होती है, खरपतवारों के कारण हमारी फसलों में 30 से 40% तक का नुकसान होता है। सवाल ये उठता है साथियों, ये खरपतवार क्या चीज है? ये खरपतवार हम किसको कहना चाहते हैं? ये वो वनस्पतियां हैं जो हमारे आसपास, हमारे खेतों में नैसर्गिक रूप से उगती है। हम इनको उगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये वनस्पतियां हमारी फसलों के साथ में उगती हैं। ये वनस्पतियां हमारे किसी दूसरे परिपेक्ष में हमारे लिए लाभकारी भी हो सकती हैं, किंतु जब हम हमारी फसल के साथ इन वनस्पतियों को उगते हुए देखते हैं, जिनको कि हम अवांछनीय कह सकते हैं, कि जिनको हम उगाना नहीं चाहते हैं, ऐसी वनस्पतियां जब हमारे खेतों में फसल के साथ उगती हैं, जिन्हें हम खरपतवार के नाम से उद्बोधित करते हैं। प्रश्न एक किसान भाइयों आप सबके सामने मैं रखना चाहता हूं कि ये खरपतवार कैसे उत्पादित होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि फसल को उगाने के लिए, कोई भी वनस्पति को उगाने के लिए उसका एक जीवन चक्र होता है, और उस जीवन चक्र में कोई भी पौधा बीज से उगता है और वो बीज में ही अंत में जाके समाप्त हो जाता है। मतलब बीज से अपनी यात्रा को कोई पौधा प्रारंभ करता है और बीज में ही जाके उसका अंत होता है। अब ये जो खरपतवार के रूप में वनस्पतियां हैं, स्वाभाविक है इनमें भी बीज उत्पन्न होते होंगे और बीज में जाके समाप्त होते होंगे, जो कि हमारे खेतों में उगते हैं। तो एक बात बहुत सी स्पष्ट है यहाँ पर कि यदि इनके बीज बनते हैं तो क्या जहां हम नहीं चाहते हैं वहां पर इन बीजों को हमें बनने देना चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, यदि हम खरपतवारों का प्रबंधन करना चाहते हैं तो नहीं बनने देना चाहिए। साथियों, खरपतवार किस रूप में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी फसलों के लिए मुख्य रूप से किन चीजों की आवश्यकता होती है। फसल को जो सबसे पहली आवश्यकता है वो सूर्य के प्रकाश की है। सूर्य का प्रकाश हमारे पौधों की, हमारी वनस्पतियों की, हमारे
फसलों की बनावट में अपना जो योगदान देता है वो लगभग 98% होता है। हमारी फसलें, हमारी वनस्पतियां, हमारी मिट्टी से मात्र 1.5 से 2% तत्वों का ही उपयोग करते हैं और अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है हमारी फसलों के लिए, इन खरपतवारों के लिए, कि ये इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूरज का प्रकाश है। और वास्तव में हमारे यूनिवर्स में, इस जगत में, इस धरती पर शक्ति या जो ऊर्जा जो है हमारे पास में है, वो सूरज के रूप में है। और इस सूरज की जो ऊर्जा है, इसी को हम परिवर्तित करके ये हमारे खाद्यान्न को तैयार करते हैं। और ये वनस्पतियां ही हमारा खाद्यान्न है, क्योंकि हम स्वयं से अपना भोजन नहीं बना पाते। हमारी निर्भरता वनस्पतियों के ऊपर ही है, जो सूरज की ताकत को अपने आप में समाहित करती हैं और हमको बेहतर खाद्यान्न तैयार करके देती हैं। दूसरी जो फसल की आवश्यकता है वो है पानी। पानी की जो आवश्यकता है, हम सब जानते हैं पानी की आवश्यकता क्यों। फसल को अपना भोजन बनाने के लिए, भोजन को ग्रहण करने के लिए एक तरल जो स्वरूप हमारी फसल को चाहिए, उसमें पानी की आवश्यकता है। लेकिन पानी की कितनी आवश्यकता है, ये आज भी शोध का विषय है। अभी भी जो हमारी वर्तमान सिंचाई पद्धतियां हैं वो कितनी सार्थक है, या कितनी वो हमारी इस धरती को, धरती के अंदर जो हमारा संरक्षित जल है उसको, उसके लिए कितना ये घातक है या कितना नुकसानदेह है, ये अभी भी शोध का विषय है। बेशक आधुनिक कृषि से एक चीज तो समझ में अभी हमें आ रही है, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे अधिक जो अंडरग्राउंड वाटर है, भूमिगत जो जल है, उसका उपयोग हमारी कृषि में होता है। सबसे ज्यादा दोहन हम हमारी कृषि में ही पानी का करते हैं। और उसके परिणाम स्वरूप हमारे ग्रामीण अंचलों पर, जहां पर हमने पानी की सुविधा को देख के गांव बसाए हैं, उन गांव में पेयजल के संकट खड़े हो गए हैं। इन सब स्थितियों में पानी का संकट, जमीन के दूषित होने का संकट, और खास बात तो मानव समाज के स्वास्थ्य का जो संकट आज हम सबके सामने है, बार बार हमको एक दिशा में लाने के लिए प्रेरित करती है। वो है कि हम किस प्रकार से मानव के अस्तित्व को लंबे समय तक संरक्षित कर सकेंगे। और उसके लिए जरूरी ये है कि हम वास्तविक खेती, सच खेती, प्राकृतिक खेती की तरफ अपने आप को देखें। प्राकृतिक खेती के जो सिद्धांत है वो आप लोगों की इस चर्चा के विषय में कहे गए होंगे। यहाँ मैं एक छोटी सी बात को और भी रखना चाहूंगा खरपतवारों के प्रबंधन से पर आने से पहले। ये पृथ्वी की जो संरचना है, बनावट है, उससे भी हम सब लोग परिचित हैं। यहाँ पर हम हमारी मृदा, हमारी भूमि, हमारी मिट्टी के बारे में हम थोड़ा सा समझने का और समझाने का प्रयास यहाँ पर जरूर करेंगे। हमारा अभी तक का जो अनुभव है, अभी तक का जो ज्ञान है, वो ये कहता है कि हमारी जो मिट्टी की बनावट है, ये चट्टानों से निर्मित हुई है। मतलब पत्थरों से धीरे 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 घिसते हुए कई हजारों, लाखों, करोड़ों वर्षों के उपरांत ये मिट्टी निर्मित हुई है। और जब ये मिट्टी सृष्टि में निर्मित हुई, प्रकृति ने बहुत अच्छे तरीके से इसको पिरोया हुआ है। इसके 100% भाग में 50% हवा और पानी का भाग है। 50% जो हिस्सेदारी है उसमें 45% मिट्टी के कण हैं, और 5% कार्बनिक पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम जीवाश्म के रूप में बोलते हैं, या यूं कहें हम, ये जो 5% हिस्सेदारी मिट्टी के अंदर है, यही वास्तविक मिट्टी का जीवन है। यही 5% जो अंश है, ये हमारी फसलों को मिट्टी में उत्पादित होने की ताकत देता है, क्षमता उसमें उत्पन्न करता है। और ये जो 5% जिसमें जीवाश्म है, कार्बनिक पदार्थ है,
जिसमें फसल के पोषक तत्व हैं, जिसमें फसलों के लिए उचित वातावरण तैयार करने की शक्ति है, ये जो 5% अंश है किसान भाइयों, आज सबसे बड़ी जो हमारी आवश्यकता है उस पर हमें ध्यान दिए जाने की जरूरत है। दिनों दिन मौसम में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है। तापमान में वृद्धि होने से हमारी मृदा पर भी विपरीत प्रभाव देखे जा रहे हैं, और वो खास तौर से मिट्टी का जो बंजरपन है उसमें अधिक तापमान होने पर, तापमान 36 डिग्री, एक सामान्य तौर से जो वैज्ञानिक कहते हैं कि 36 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अगर हमारी मिट्टी को खोल दिया जाए, तो इस तापमान के बाद में मिट्टी के अंदर मौजूद जो जीवाश्म है, जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो हवा में उड़ने लगता है, मतलब उड़कर नष्ट होने लगता है। और असल जो ताकत हमारी मिट्टी की है वो ऑर्गेनिक कार्बन है। मिट्टी के अंदर उपलब्ध जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ये मिट्टी की ताकत को परिभाषित करता है। आप यदि कुछ आंकड़े उठा के देखें, जहां की मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन प्रचुर मात्रा में है, वो मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर है। और पोषक तत्वों से यदि हमारी मिट्टी भरपूर है तो बेशक उसमें डाले गए जो बीज है वो उगते से ही, चूंकि संतुलित पोषक तत्व उनको प्राप्त होगा, हमारी फसलें वैसे ही स्वस्थ होंगी। तो ये मिट्टी का जो 5% का अंश है किसान भाइयों, उस पर आज ध्यान देने की आवश्यकता है। मिट्टी को बाहर से किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने ऐसे सिद्धांत खुद से ही बनाए हुए हैं। आज इंसान को अपने भोजन के लिए जो हम फसलें उगाते हैं, उन फसलों से जो खाद्यान्न सामग्री है वो हमें लेने का अधिकार है। शेष जो फसल अवशेष है, उस फसल अवशेष को हमें वापस, हमारी मिट्टी को वापस कर देने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा हम कर पाते हैं तो इस फसल अवशेष में वापस जो दूसरी हमारी फसल हम उगाना चाहते हैं, उसके लिए जो आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत है, उससे कहीं अधिक वो पोषक तत्व उस फसल अवशेष में विद्यमान है। इसको रिसाइकिल करने की जरूरत है, या जिसको कि हम हमारी भाषा में कहते हैं पुनर्चक्रण करने की आज आवश्यकता है। इस दिशा में शायद हम बहुत सार्थक प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर इस अंश में जो मिट्टी का वास्तविक जीवन है, यदि यहाँ पर हम ये भी थोड़ा सा समझ लें, ये मिट्टी हमारी जीवित है। बेशक वो दिखाई हमें ऐसी देती है कि ये निर्जीव है। यहाँ मैं ये आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मिट्टी यदि जीवित नहीं होती तो इसमें उत्पादन की क्षमता नहीं होती। धरती पर कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो निर्जीव हो और उसमें उत्पादन की क्षमता हो। ये हमारी जो मिट्टी है ये जीवित है, और इसका जो जीवन है ये लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीवाणुओं के रूप में मिट्टी का जीवन विद्यमान है। इस जीवन को हमें आज समझने की आवश्यकता है। हमारी कृषि में यदि हमने मिट्टी के जीवन के बारे में समझ लिया कि हमारी मिट्टी को हमें जीवित बनाए रखना है, तो बेशक साथियों, हमें हमारे खेतों में ना किसी तरीके की रासायनिक उर्वरकों के देने की आवश्यकता है, ना हमारी अपनी कृषि में अनावश्यक किसी कीटनाशक, खरपतवारनाशक दवा या रसायन देने की आवश्यकता है। ये जो मिट्टी का जीवन है वो सूक्ष्म जीवों को के रूप में, जिसमें फफूंद है, जीवाणु है, और ये फफूंद और जीवाणु एक ऐसा संतुलन इस पृथ्वी के अंदर, इस मिट्टी के अंदर डालते हैं कि इसमें क्या उगाना है। ये खरपतवार और जीवाणु मिट्टी में उस फसल विशेष के लिए जो लाभकारी फफूंद और जीवाणु है उनकी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। जो हानिकारक जीवाणु या फफूंद है उनकी संख्या को कम भी करते हैं। हमने ये देखा है, हमने ये सुना है, और हमने ये सीखा भी है कि हमारे पास जो फसलें हैं उनमें से कुछ फसलें ऐसी हैं जो अनाज की फसलें, जिनसे हमें खाद्य का अनाज मिलता है। कुछ फसलें ऐसी हैं जो दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलों में प्रकृति ने ही एक ऐसी चीज निर्मित की है जिसकी जड़ों में जीवाणु रहते हैं।
ये जीवाणु इतने सक्षम होते हैं कि हवा में घुली हुई नाइट्रोजन को खींचकर हमारी मिट्टी के अंदर उसको पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी फसलें हैं जो तिलहनी होती हैं, उनकी अपनी एक विशेष प्रकृति होती है। मिट्टी में उनके पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग तरीके की होती है। अनाज के फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकता अलग तरीके की होती है। दलहनी फसलों की खुराक अपनी अलग तरीके की होती है। तो किसान भाइयों, ये सब भी हम हमारे सामने ही देख रहे हैं कि अलग अलग फसल की जो खुराक की आवश्यकता है वो अलग तरीके की होती है, और इसका जो समाधान है वो हमारी मिट्टी अपने आप से निर्धारित करती रहती है। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से, कीटनाशकों के उपयोग से जो सबसे बड़ी क्षति आज हमारी खेती में, हमारी मिट्टी में हुई है या हो रही है, वो सीधे तौर से मिट्टी के अंदर मौजूद जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं उनको बहुत तेजी से मारने का काम कर रहा है, मिट्टी के जीवन को समाप्त करने का काम कर रहा है। आज हम हर बात में, हर चीज में, अपनी बातचीत के लहजे में ये कहते हैं कि मिट्टी कड़क हो रही है। मिट्टी के जो उत्पादन की क्षमता है, हमारी मिट्टी की जो उत्पादन की क्षमता है, उसमें या तो ठहराव आ गया है या कमी होती जा रही है। बेशक हम कितना ही उसमें रासायनिक उर्वरक की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, कई बार हम कीटनाशकों की मात्रा को बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसके उपरांत भी हम उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। उलट इसके उत्पादन में कमी को हम देखते जा रहे हैं, और इसका जो सीधा कारण है वो कारण ये है कि मिट्टी को हम निर्जीव करते हुए चले जा रहे हैं। मिट्टी के जीवन में हम कमी लाते जा रहे हैं, या यूं कहें कि मिट्टी के स्वास्थ्य के साथ हम आज की आधुनिक खेती में खिलवाड़ करते हुए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिट्टी के जीवन के बारे में समझना होगा। जब हम मिट्टी के जीवन को समझ लेंगे तो बेशक हम प्राकृतिक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती से आशय सिर्फ इतना है कि हमें आवश्यकता अनुरूप, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे खेतों से बचा हुआ जो फसल अवशेष है उसको किस रूप में या व्यवस्थित रूप में यदि हम हमारी मिट्टी को दे देते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन है, जो पोषक तत्वों की मात्रा है, उसका संतुलन हम बेशक बेहतर रख पाएंगे। सिर्फ प्राकृतिक खेती में ऐसे प्रयास आज हमको करने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के वाई सामग्री को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। जहां तक बीजों की बात है, बीजों में भी हमारा ये प्रयास हो, जो हमारे देसी बीज है, जो यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के वातावरण में, यहाँ की जो हवा है, यहाँ का जो पानी है, यहाँ की जो मिट्टी है, हमारी जो मिट्टी है, बरसों बरसों से उसके अंदर रहने में, अपने जीवन चक्रण को पूरा करने में जो अभ्यस्त हो चुके हैं, ऐसे बीजों को ही हमें उपयोग करने की आवश्यकता है, जिनकी अपनी एक ऐसी क्षमता, और वो क्षमता को मैं एक मिनट में इस तरीके से भी परिभाषित कर सकता हूँ कि एक हमारे ग्रामीण अंचल का बालक एक शहर के उसी उम्र के बालक से ज्यादा ताकतवर होता है। और वो बालक इसलिए ताकतवर है कि वो ग्रामीण परिवेश के उस वातावरण में वो उसका पालन पोषण होता है, जिसमें हर प्रकार की ताकत उसके शरीर के अंदर निर्मित होती है। इसी प्रकार से हमारे जो देसी बीज हैं, उनका जो निर्माण है, उनकी जो बनावट है, उनकी जो असल ताकत, जो इनहेरेंट उनकी जो क्षमता है, जो उनके अंदर छुपी हुई बीजों की जो क्षमता है, वो इस प्रकार की होती है कि वो प्राकृतिक खेती में हमें पर्याप्त खाद्यान्न देने की क्षमता रखते हैं। और वहां की जो स्थानीय जलवायु है, जिसे हम माइक्रो क्लाइमेट के रूप में जानते हैं, स्थानीय जलवायु में अभ्यस्त वो बीज होते हैं, जो कई प्रकार के रोग और कीट, जिनको लेके कि आज हम बेशक काफी चिंतित रहते हैं और घातक रसायनों का उपयोग करने में लगे हुए हैं, ऐसे बीज का चयन करने की आवश्यकता है। मिट्टी की सेहत पर यदि हमने काम कर लिया, मिट्टी के जीवन को यदि हमने पहचान लिया है, समझ लिया है, दूसरा बीज को यदि हमने बेहतर तरीके से समझ लिया है, तो बाकी की जो समस्याएं हैं वो वैसे ही नकारात्मक किसान साथियों हो जाती हैं। बेशक आज हमको हमारे खाद्यान्न की भी आवश्यकता है, उस खाद्यान्न को हमें
हमारे सभी लोगों तक हम पर्याप्त मात्रा में पहुंचा सके, इसकी भी चुनौती हम किसानों के ऊपर है। खाद्यान्न हमारा विष रहित हो, वो किसी भी प्रकार के रसायनों से दूषित ना हो, ये भी आज हम सबको सोचने की आवश्यकता है। हम हमारे समाज को जहर मुक्त खाद्यान्न उपलब्ध करा सकें, इसके लिए प्राकृतिक खेती का करना जरूरी है। मिट्टी के जीवन को हमें समझना है। वर्तमान में हमको बीजों को भी समझने की आवश्यकता है। तीसरा जो विषय आज हमारा है कि हम खरपतवारों का प्रबंधन हमारी जैविक प्राकृतिक खेती में हम किस प्रकार से करें, इसके लिए हमें आर्ट की आवश्यकता है। किसान भाइयों, किसी बहुत बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ये भी एक कला है। जिस तरीके से हमारी कृषि एक कला है और प्राकृतिक खेती में हम जो हमारे साइंस के सिद्धांत हैं उनको हम एक परे रख के अपनी कला के माध्यम से खेती करते हैं, कला के अनुभव से हम खेती करते हैं। उसी प्रकार से हमारी प्राकृतिक कृषि में हम खरपतवारों का प्रबंधन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये खरपतवार कहाँ से और कैसे उगते हैं, हमें इसको समझने की जरूरत है। सीधी सी बात है, हमने पहले ही कहा, इन खरपतवारों का चक्रण भी बीज से ही होता है। ये वो वनस्पतियां हैं जो यूनिवर्स में होना चाहिए, क्योंकि ये वनस्पतियां कई एक जीवों के, कई एक कीड़ों के लिए, उनके जीवन यापन के लिए ये उनका खाद्यान्न है। बेशक जब ये वनस्पतियां जहां हम नहीं उगाना चाहते या जहां हम नहीं देखना चाहते, जब वहां पर उगती हैं, तो बेशक यह हमारे लिए खरपतवार का रूप ले लेती हैं, चूंकि ये हमारे मुख्य फसल के साथ में पोषक तत्वों के लिए और खास तौर से सबसे पहले तो ये खरपतवार प्रकाश के लिए, सूरज का जो प्रकाश है, सूरज की जो ताकत है, ये उसके लिए प्रतिस्पर्धा हमारी मुख्य फसल के साथ करते हैं। पानी के लिए हमारी मुख्य फसल के साथ खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, खरपतवार कुछ अपने ऊपर इस तरीके के कीटों को आमंत्रित करते हैं जो मुख्य फसल के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। तो खरपतवारों से इस तरीके से हमारी मुख्य फसल को नुकसान होने की संभावना रहती है। अब इसका हम प्रबंधन कैसे करें? हमें बचाव करने की, कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। जैविक कृषि में हर काम हम प्रबंधन के रूप में करते हैं कि हम किस प्रकार से अपनी कृषि को स्वरूप दे दें कि जहां खरपतवारों की उगने की या तो क्षमता खत्म हो जाए, या ऐसे बीज हम वहां पर उत्पन्न ना होने दें कि जिन वनस्पतियों को हम खरपतवार के रूप में देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें हमारी कृषि में थोड़ा-सा बदलाव डालने की आवश्यकता है, और वो जो बदलाव है, सबसे पहला कार्य हमारी कृषि में जो कई रूप में कई कार्य एक साथ में करता है, वो है मल्चिंग, जिसे कि हम आच्छादन कहते हैं। मल्चिंग, किसान भाइयों, वो मल्चिंग नहीं जो आधुनिक मल्चिंग है। आधुनिक मल्चिंग में हम प्लास्टिक मल्च की बात तुरंत सोच लेते हैं। यहाँ पर हमको जो मल्च का काम करना है, वो फसल के अवशेषों के साथ में करना है। हमने पहले ही आपको कहा कि हमारे प्राकृतिक कृषि में जो अनाज पैदा होता है, फसल जब हम उगाते हैं, उसमें जो दाने आते हैं, उनको वो चूंकि हमारा खाद्यान्न है, उसे हमें रखने का अधिकार है। शेष जो फसल अवशेष है, ईमानदारी के साथ हमें वापस हमारी भूमि में ले जाना है, क्योंकि ये फसल अवशेष मिट्टी के जीवन का, या कहें हमारी धरती माँ का खाद्यान्न है, उसको बनाए रखने की हमको आज आवश्यकता है। तो ये जो फसल अवशेष है, जो हमारी फसलों से बचा हुआ जो अवशेष है, इससे हम पलवार देने का काम करते हैं। यदि हम हमारी मुख्य फसल के साथ में हम हमारे खेतों में मल्चिंग का काम करते हैं, आच्छादन का काम यदि हम करते हैं, तो जब हमारी मिट्टी आच्छादित होती है, उस समय इसके कई एक लाभ हैं। उन लाभों में मैं सीधे तौर से इतना ही कहना चाहूंगा, आच्छादन आच्छादन से हमारी जो मिट्टी है वो कवर रहती है, ढकी हुई रहती है। अधिक तापमान होने पर भी मिट्टी के अंदर जो मौजूद कार्बन है, या ये जो फसल अवशेष से इससे जो ऑर्गेनिक कार्बन निर्मित होता है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। मिट्टी के अंदर जो मौजूद पानी का अंश है,
वो लंबे समय तक संरक्षित रहता है। मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव अपनी क्रिया को बहुत तेजी से कर पाते हैं, क्योंकि उनके लिए एक आदर्श स्थिति मल्चिंग वाली स्थिति में निर्मित होती है। हमारे मिट्टी के अंदर मौजूद जो हमारे मित्र हैं, मित्र कीट, सबसे बेहतर जो हमारा मित्र कीट है वो केचुआ है। हम उस केचुए की बात नहीं करते जो बाहर से लाके हम आज पालने का काम करते हैं। केचुए हमारे खेतों में, हमारी मिट्टी में बहुतायत संख्या में देखे जा सकते हैं यदि हम ऐसा वातावरण अपने खेत में निर्मित कर दें। आच्छादन से केंचुओं की गतिशीलता भी काफी तेजी से बढ़ती है। उनकी संख्या में तो वृद्धि होती ही होती है। बहुत से ऐसे फसल अवशेष जो भूमि में पड़े हुए हैं, उनका भक्षण करके, मिट्टी का भक्षण करके मिट्टी को कई गुना उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। आच्छादन से हमको ये लाभ होता है, और आच्छादन करने से, मल्चिंग करने से खरपतवारों के जो बीज हैं, प्रकाश के अभाव में, चूंकि जब हम मल्चिंग का कार्य कर देते हैं, प्रकाश, धूप उनको जब नहीं मिलती है, तो खरपतवारों के बीज अंकुरित नहीं हो पाते। तो एक पहला जो प्रयास है, जो प्राकृतिक खेती का हमारा मूल भी है, जिस पर कि हम मल्चिंग की बात हमारी इस कृषि में प्राथमिकता के साथ में करते हैं, इस कार्य को करने की आवश्यकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाइयों को करना है, जैसा कि मैंने कहा कि ये वो वनस्पतियां हैं जिनको कि हम हमारे खेत में उगते नहीं देखना चाहते, मुख्य फसल के साथ उगते नहीं देखना चाहते, तो हम इनके बीजों को ना बनने दें। हम साफ सुथरी खेती करें। यदि इनके बीज हमारे खेतों में बन रहे हैं, तो किसान भाइयों, बीज निर्मित हो। इन खरपतवारों की जो प्रारंभिक अवस्था है, एक अवस्था तक हम उनको बढ़ने दें। उसके उपरांत बीज बनने से पहले इन खरपतवारों को हम अपने खेत से निकाल के, जिसे हम निंदाई का कार्य कहते हैं, वो कार्य करके अपने खेत में ही पलवार के रूप में आच्छादित उनको वहां पर कर दें। क्योंकि ये खरपतवार भी पोषक तत्व तो लेते हैं, मिट्टी से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। हम इन खरपतवारों को बीज बनने से ही पहले अपनी फसल में, अपने खेत में पलवार के रूप में वहीं बिछा दें। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है खरपतवारों के प्रबंधन में, यूं तो हमारी साइंस में भी पढ़ते हुए आए हैं कि अलग-अलग फसलों में अलग-अलग प्रकार के खरपतवारों का प्रकोप होता है। मतलब इनमें कुछ ऐसा लगता है कि सहजीविता भी होती है। हम खरीफ मौसम में सोयाबीन की फसल लगाते हैं, अरहर, मूंग, उड़द, धान, अनेक प्रकार की जो हमारी फसलें हैं, उनमें अगर हम ध्यान से देखें तो अलग-अलग फसल में अलग-अलग प्रकार के भी खरपतवार दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि फसल चक्रण करके भी हम खरपतवारों पर आसानी से खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। फसलों में बदलाव, लगातार एक खेत में एक जैसी फसल हमें नहीं लगानी है। फसलों में हम बदलाव करके भी खरपतवारों पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। जैसा हमने कहा कि खरपतवार हमारी फसलों के लिए, प्रकाश के लिए कंपटीशन करते हैं, पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इसके चलते कई बार ये खरपतवार हमारे जो मुख्य फसल है, इसके उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं। अब ये जो हमारी मुख्य फसल है, इनके जो बीज हैं, ये बहुत नाजुक बीज हैं। यदि हम यहीं पर हमारे जो देसी बीज हैं, जो कई प्रकार से मौसम की विपरीत परिस्थितियों, यहाँ तक कि खरपतवारों से भी प्रतिस्पर्धा करने की जो क्षमता रखते हैं, ऐसे बीजों का उपयोग करके भी हम हमारे खरपतवारों की जो प्रतिस्पर्धा है हमारी मुख्य फसल के साथ, उसमें हम कमी ला सकते हैं। साथियों, सिर्फ एक फसल कभी भी हमारी कृषि में उपयोगी नहीं है। हमारी पुरानी कृषि, पुरानी क्या, हम कहें कि अगर हम अभी 30-40 साल पहले ही पीछे चले जाएं, तो हमारे अपनी जो खेती होती थी उसमें एक साथ में कई एक फसलों को मिला के बुआई की जाती थी। उस समय की वो हमारी आवश्यकता भी थी कि हम अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी संवेदनशील थे। आज हमारी संवेदनशीलता बेशक कृषि में भी पैसे की ओर ज्यादा हो गई है, स्वास्थ्य को हमने एक तरफ रख दिया है। उस समय हमारे घरों में, हमारी कृषि में कई प्रकार के बीजों को एक साथ में मिलाकर
फसल उत्पादन कार्य किया जाता था। सिर्फ एक फसल को एक खेत में नहीं लगाया जाता था, जिसको कि हम आज अंतर्वर्ती फसल या मिश्रित, उस समय की मिश्रित खेती और वर्तमान की अंतर्वर्ती फसल, जिसमें कि हम कहते हैं कि 3-4 कतारें इसकी तो 2 कतारें दूसरी फसल की। यहाँ पर हमारी आज की इस कृषि में अंतर्वर्ती फसल का उपयोग कई एक रूपों में देखा जा रहा है। प्राकृतिक खेती में मुख्य रूप से इस फसल को हम पोषक तत्व देने के रूप में, मुख्य फसल को पोषण उपलब्ध कराने के रूप में, खरपतवारों के प्रबंधन के लिए, मिट्टी की जो जैविक क्रियाएं हैं वो सुचारू रूप से बने रहें, इस रूप में अंतर्वर्ती फसल को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और प्राकृतिक खेती में अंतर्वर्ती जो हमारी खेती है, इसकी महती आवश्यकता है। और अंतर्वर्ती खेती में जो हमारे पुराने सिद्धांत हैं, जो साइंस के भी सिद्धांत ये कहते हैं कि हमको जो हमारी अनाज वाली फसलें या कहें हम दलहनी फसलें हैं, इन फसलों को दलहनी फसलों के साथ हमें लगाना चाहिए। ऐसी आवश्यकता क्यों? इसकी आवश्यकता खरपतवार प्रबंधन के मान से अगर हम देखें तो जो अंतरण खरपतवारों को उगने के लिए हमारी मुख्य फसल में मिलता है, उसको हम अंतर्वर्ती फसल से ढक देते हैं। दूसरा, अंतर्वर्ती फसल दलहनी फसल के रूप में हम लगाकर दलहनी फसल का मुख्य उत्पाद जो दाने हैं उसको ना लेके हम अंतर्वर्ती फसल में जो बोई गई दलहनी फसल है, इसको 30 से 40, 45 से 50 दिन की अवस्था में कटाई करके मुख्य फसल के बीच में हम आच्छादन के रूप में भी इसको करके खरपतवारों को अपने मुख्य फसल से दूर रख सकते हैं। गहरी जड़ वाली फसल के साथ उथली जड़ वाली फसल को हमें लगाना है, जिससे कि जो पोषक तत्वों का मिट्टी की निचली सतह से लेके ऊपर की सतह पर जो पोषण स्तर है, वो एक समान बने रहने पर हमारी जो मुख्य फसल है, वो खरपतवारों की से जो होने वाली प्रतिस्पर्धा है, खास तौर से पोषक तत्वों के लिए उस प्रतिस्पर्धा को आसानी से करने में सक्षम बनती है। कम आयु वाली मतलब फसल हो, हम जो अंतर्वर्ती फसल लगाएं, वो एक फसल ऐसी हो जो मुख्य फसल के साथ कंपटीशन ना करे, उसकी बढ़वार तेजी से हो रही हो, उसकी उम्र भी अधिक हो, तेज बढ़ने वाली फसल हो, जिससे कि हम उसका जो बायोमास है उसको कई रूपों में, खासतौर से मल्चिंग के रूप में उसको उपयोग कर सकें और खरपतवारों से मुक्त हम अपनी फसल को रख सकें। तो किसान भाइयों, प्राकृतिक कृषि में खरपतवारों का हमें प्रबंधन करना है। हमें उसके नियंत्रण के बारे में कभी भी अपने सपने में भी नहीं सोचना है कि कोई खरपतवार उगे, उसके नियंत्रण की हम बात करें। यहाँ उसका यदि हम प्रबंधन कर लेते हैं और उसके लिए आच्छादन या मल्चिंग करके हम खरपतवारों पर आसानी से नियंत्रण पा सकते हैं। दूसरी बात हमने कही कि साफ सुथरी खेती हमको करनी है। जो फसल हम हमारे खेत में उगाना चाहते हैं, उसी फसल को हमें आगे बढ़ने देना है। अवांछनीय जो पौधे हैं, उनके बीजों को निर्मित नहीं होने देना है। बीज बनने से पहले उनको खेतों से उखाड़ कर हमें पलवार के रूप में उसको उपयोग कर देना है। फसल चक्रण एक तीसरा हमारा आयाम है, जिसके माध्यम से हम खरपतवारों का प्रबंधन काफी प्रभावी तरीके से काफी हद तक हम कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा जो खरपतवारों की मुख्य फसल से होती है, उसके लिए हम अपने अच्छे और जो हमारे स्थानीय और देसी जो बीज हैं, उनका उपयोग करके भी हम हमारी फसलों से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अंतर्वर्ती फसल के रूप में जो अंतर फसली अलग अलग फसलों के लिए अनुशंसित अंतर्वर्ती फसलें हैं, उनका उपयोग करके भी हम हमारे खरपतवारों का प्रबंधन आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, खरपतवार कोई समस्या नहीं है, ना खरपतवारों की समस्या हमारी कृषि में थी। ये हमारे द्वारा स्वयं द्वारा उत्पन्न की गई एक गंभीर समस्या के रूप में दिखाई दे रही है। थोड़े देर के लिए समझ में ऐसा आता है कि अगर हम इन खरपतवारों को समय पर नियंत्रित नहीं करेंगे, बेशक 1-2 वर्षों तक आपको काफी श्रम करना पड़ सकता है, लेकिन एक ऐसे सार्थक कार्य के लिए
जो आपको एक बेहतर खाद्यान्न श्रृंखला उपलब्ध कराता है, उसमें वो प्रयास, वो श्रम हमें कर लेना चाहिए। हो सकता है कि इन खरपतवारों की अधिकता से समय पे उनका प्रबंधन ना कर पाने से 1-2 वर्षों में हमारे फसल के उत्पादन में कुछ गिरावट देखने को मिले। लेकिन जितने घटक हमने आपको बताए हैं, यदि इनको हम एक-एक करके सारे घटकों पर अगर हमने सार्थक रूप से कार्य कर लिए, समय पर उन कार्यों को संपादित कर लिया, तो बेशक आने वाले समय में जो फसल हम हमारे खेतों में उगाएंगे, वही फसल हमारे खेत में उत्पादित होगी। अनावश्यक जिनको कि हम उन वनस्पतियों को जिनको कि हम खरपतवार कहते हैं, वो खरपतवार अपना स्थान कहीं दूसरी जगह जरूर ढूंढ लेंगे, अपने जीवन चक्र को वो अन्य स्थान पर पूरा कर लेंगे। तो ये जो घटक है, इनका अनुसरण करके किसान भाइयों, हम जो खास तौर से हमारी प्राकृतिक कृषि में जो किसानों की काफी गंभीर और बड़ी समस्या जो दिखाई दे रही है, उस पर हम आसानी से विजय पा सकते हैं और अपने स्वच्छ खाद्यान्न श्रृंखला में हम अपने समाज को, मानव समाज को आज दूषित जो खाद्यान्न है, जो खाने के लिए हम लोग बाध्य हैं, उससे परे हम एक स्वस्थ खाद्यान्न श्रृंखला निर्मित कर सकते हैं। साथियों, ये बात हम सबको भी मालूम है कि हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जबकि हमारा खाद्यान्न, जो हमारी खाद्य सामग्री है, वो स्वस्थ है, वो हेल्दी है। और यदि हमारा स्वास्थ्य बेहतर है, तो हम कुछ बेहतर समाज के लिए सोच सकते हैं, हमारी समझ को हम बेहतर बना सकते हैं और इस पृथ्वी पर इस जीवन को और बेहतर जीने की कला हम दूसरों को दे सकते हैं। साथियों, आज जो मेरा अभी तक का अनुभव है और कई किसानों के साथ इन सब बातों को व्यवहारिक रूप से भी हमने अपनाए जाने के लिए किसानों को प्रेरित किया है। काफी सार्थक परिणाम भी हमारे सीहोर जिले में जो किसान खासतौर से जैविक कृषि की वो बात कहते हैं, जो इस कार्य में संलग्न है, काफी अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। बेशक उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये जो अभियान है, ये यदि इसी तरीके से अनवरत चलता रहा, तो एक दिन हम अवश्य इस विजयी होंगे, जबकि हम जिस परिकल्पना को लेके अपना जीवन जीना चाहते हैं, प्रकृति के साथ जो जीवन हम जीना चाहते हैं, उस पर हम विजयी होंगे। इस कार्यक्रम में मुझे बोलने का मंच जिन्होंने उपलब्ध कराया, मैं उनका वास्तव में जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगा कि आज इस कार्यक्रम से मैं जुड़ा। नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, जिसके बारे में मैं निरंतर छोटा-छोटा प्रयास अपने स्तर से करता रहता हूँ। खरपतवार प्रबंधन का एक ऐसा विषय जो आप लोगों ने दिया, उस पर जितना भी ज्ञान और अनुभव अभी तक मेरा है, ये जो ऐसे घटक हैं, जिनसे हम आसानी से खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। ऐसे अवसर भविष्य में भी आप सब लोगों के साथ में मिलते रहेंगे। आपके अनुभव, कृषि संस्थाओं के अनुभव, हमारे खास तौर से हमारे जो अनुभवी किसान भाई हैं, उनके अनुभव, आज की कृषि जिसकी आवश्यकता है कि प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक कृषि, वो बहुत ही आवश्यक है और एक दूसरे से ज्ञान का आदान प्रदान ही हमको सही दिशा में आगे लेके जाएगा। सभी किसान जो इस किसान भाई इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को इस कार्यक्रम की और ऐसे प्रयास के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आवश्यकता इस बात की है कि हम छोटे-छोटे प्रयास अपने खेतों में करके अवश्य देखें, उनके परिणामों को समझें और जो सार्थक प्रयास हैं, उनके परिणाम भी सार्थक होते हैं। धीरज और धैर्य रखने की आवश्यकता है, जिसको हमारे किसान भाई रखेंगे। आयोजकों को मैं पुनः एक बार धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं और नमन भी करता हूं। अब किसान भाइयों की यदि कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई ऐसे प्रश्न हैं जो हमसे संबंधित हो सकती हैं, आज के इस विषय से संबंधित हो सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूं। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर आदरणीय डॉक्टर जी का जी।
आपने खरपतवार के ऊपर आज ये देने के ऊपर कार्यक्रम के 807वें दिन आपने अपना उद्बोधन दिया, हम किसान भाइयों को मार्गदर्शन दिया। और हमारे किसान भाई सवाल कर रहे हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। 2 किसानों का हम कमेंट जो सवाल लेंगे, इसके बाद हम पतंजलि पीठ चलेंगे और आदरणीय हम पवन कुमार जी को आमंत्रित करेंगे, इसके बाद हम करते रहेंगे। आदरणीय रमेश्वर मेहरा जी अपना सवाल करें, अपने परिचय के साथ अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन। मैं रमेश चंद मेहरा नर्मदापुरम से। और सर, नर्मदापुरम की जो समस्या है वो ऐसी है कि 3 फसल यहाँ मुख्य रूप से होती है, धान, गेहूं और मूंग। गेहूं में हम पलावन कैसे कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि गेहूं यहाँ पर बहुत सघन मात्रा में बोया जा रहा, बहुत अधिक मात्रा में। और दूसरा एक प्रश्न है कि जो गाजर घास है, इसका नियंत्रण कैसे हो? जियो। चलिए, मेहरा जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, ये जी वास्तव में जैसे कि हम हमारे कृषि क्षेत्र में इसको हम एक मिनी जी पंजाब का दर्जा देते हैं। और इसकी जो मुख्य वजह है, आज उस क्षेत्र की हमारी जो उत्पादन की जो क्षमता जो बनी हुई है, वहां पर हर फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है। और इसका जो मुख्य कारण है, वहां का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वहां की मिट्टी का जो जीवन है, वो अभी बहुत ही बेहतर है। और उस बेहतर होने का एक कारण अन्य भी है कि वहां अगर हम वनस्पतियों का आवरण देखें उस पूरे ही क्षेत्र में, और नर्मदा का, क्योंकि ये पूरा नर्मदा से विकसित पूरा क्षेत्र है, यहाँ की मिट्टी में जैविक कार्बन की मात्रा काफी है। मुख्य मुद्दा ये है, धान में भी खरपतवार होते हैं, लेकिन धान में हम खरपतवारों का प्रबंधन मचाई करके, जब हम खेत में पानी कुछ समय खड़ा कर देते हैं, खरपतवार आसानी से उसमें उनका प्रबंधन हो जाता है। कुछ होते भी है तो उसकी निदाई करके कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने बात गेहूं की कही, हमने हमारे उसमें एक बात कही थी, लगातार यदि हम अपने खेतों में धान ही लगाते जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि खरपतवारों के प्रकोप की संभावना ज्यादा रहेगी। लगातार हम हमारे खेतों में यदि गेहूं फसल उगाएंगे तो गेहूं में खरपतवारों की समस्या ज्यादा होगी। अब बात आती है कि पलवार से आशय सभी फसलों से नहीं है। पलवार से आशय, आच्छादन का आशय सिर्फ इस बात को लेके कि हमने पहले ही कहा कि पलवार से, आच्छादन से मिट्टी की असल ताकत में बढ़ोतरी होती है, पोषक तत्वों का स्तर बढ़ता है, ऑर्गेनिक कार्बन का स्तर बढ़ता है, कई एक सूक्ष्म जीवों को उनके जीवन के अवसर उनको मिलते हैं, कई बड़े कीट, खासतौर से केंचुआ जैसे कीट की संख्या वहां पर बढ़ती है। गेहूं में यदि हम खरपतवारों का प्रबंधन करना चाहते हैं तो हमें कुछ, एक तो फसल चक्र में बदलाव, रबी मौसम की फसल है गेहूं की, उस मौसम में हम और क्या फसल के विकल्प हो सकते हैं। चने के रूप में हम फसल को यदि देखें तो हम गेहूं के बाद कुछ समय के बाद चना को एक हम फसल चक्र में हम उसका समावेश जरूर करें। अगली बात यह है, रबी मौसम में बनने वाले जो खरपतवारों के बीज हैं, उनको हम बीज बनने से पहले खेत से बाहर करें। ये कार्य हमको 2-3 वर्षों तक निरंतर करना पड़ सकता है। और इस पद्धति से, इस प्रयोग से हम हमारे गेहूं की फसल में खरपतवार प्रबंधन कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पर मैं बाकी हमारे सारे किसान भाइयों को कह देना चाहूंगा कि एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपने कहा कि एक फसल के बाद दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल, जब हम 3 फसल एक साथ में लगाते हैं तो फसल यूं भी अपने आप से मतलब हमारी जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है, वो फसल से, जीवित फसल से हमारी मिट्टी आच्छादित रहती है। और ऐसे आच्छादन से भी हमारे खेत की मिट्टी की जो जीवन है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। कोई ऐसी मिट्टी जिसमें हम 2 ही फसलें लेते हैं और गर्मी के समय में उसको हम नेकेड छोड़ देते हैं, मतलब नंगी पड़ी रहती है,
वहां की जो मिट्टी है वो जल्दी से उस अपने उपजाऊपन को खोती जा रही, क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान में बढ़ोतरी है वो कुछ हद तक तेजी से देखी जा रही है। और जैसा हम जानते हैं कि 36 डिग्री तापमान हो जाने के उपरांत या 40 डिग्री तक पहुंचने के उपरांत हमारी मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो बहुत तेजी से उड़ता है। तो यहाँ इस पूरे क्षेत्र में जो एक आवश्यकता है मेरा जी, एक समन्वित प्रयास, मिलजुल के सभी लोगों को करने के प्रयास, हमें अभी हम जिस दिशा में सोच रहे हैं इस दिशा में कि हमें बहुत अधिक उपज देने वाले गेहूं के बीज ही उपयोग करने हैं। हमें गेहूं का उत्पादन, बेशक उसकी गुणवत्ता कुछ भी हो, हमें अधिक उत्पादन लेना है। इन स्थितियों में थोड़ी सी तकलीफ होती दिखाई दे रही है। हमको नैसर्गिक रूप से उत्पादन में कमी हमारे देसी बीजों में भी नहीं है, बशर्ते कि हम उतने बेहतर प्रयास, अगर आधुनिक जो बीज हमारे सामने हैं, जो बहुत हम ये कह सकते हैं उनकी उत्पादन की क्षमता तो बहुत अधिक है, लेकिन अन्य जो कारक हैं, जो जलवायु के कारक जो फसल को प्रभावित करते हैं, उनसे लड़ने की क्षमता उतनी बेहतर नहीं है। यहाँ प्राकृतिक खेती एक जीवन जीने की कला है। ये जब हम इसको बहुत कमर्शियलाइज करने की अगर बात करते हैं, तो कमर्शियलाइज हम किस रूप में कर सकते हैं इस खेती को, कि इसकी जो खाद्यान्न गुणवत्ता है वो फसल की उत्पादन की क्षमता से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर हमको हमारे जो पैसा लाने की जो सोच है उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन करना है, कि बेशक गेहूं की उपज थोड़ी कम होगी, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो काफी बेहतर होगी, और बेहतर गुणवत्ता बाजार में बेहतर कीमत आपको देगी, जो अधिक उत्पादन करके अनावश्यक बहुत सारे बाहरी संसाधनों का उपयोग करके जो गेहूं की आज उपज आप 25 कुंटल 28 कुंटल ले जा रहे हैं। हो सकता है, ये संभावित भी है कि गेहूं हमारे बाजार में 2000 रुपए भी बिकता, हम भी जानते हैं, और गेहूं 6000 रुपए कुंटल भी बिकता है। क्या फर्क है? गेहूं तो गेहूं है, लेकिन फर्क जानने वाले लोग ही उसे 6000 रुपए कुंटल भी खरीदते हैं। हमारे जिले में, सीहोर में भी काफी कुछ ऐसे किसान हैं जो औसतन 5000 से 6000 रुपए कुंटल गेहूं बेचते हैं। बेशक 10 कुंटल गेहूं पैदा होगा तो 60,000 का, 25 कुंटल गेहूं अगर हमने पैदा किया है तो 50,000 रुपए का होगा। तो जरूरत कहाँ है? हमें यहाँ पर थोड़ा सा अपने को एक्सरसाइज करनी है कि हमें मूल हमारा क्या है, कि हमें सुरक्षित खाद्यान्न स्वयं के लिए चाहिए, साथ ही साथ हमको जो पैसा चाहिए उस खाद्यान्न को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण जो खाद्यान्न हमने उत्पादित किया है वो लोगों को हमें उपलब्ध कराना है, उसके बदले हमको वो पैसा लेना है। तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में एक समन्वित सभी लोगों को मिलकर कुछ प्रयास, जो हमारा फसल चक्र है थोड़ा सा इसमें बदलाव करना है, और खरपतवार के बीजों को बनने से पहले ही उनको 2-3 वर्षों तक अगर हम उसको निकाल के इसका प्रबंधन करेंगे तो इस पर हम जरूर काम कर लेंगे। जहां तक गाजर घास का सवाल है, देखिए गाजर घास हमारे यहाँ की घास नहीं है, नैसर्गिक रूप से भी इसका जो प्रबंधन है, हमारे कई एक ऐसे बीटल्स हैं, कई एक ऐसे जंगल में ही मौजूद कीट हैं जिनको कि अब संरक्षित भी किया गया है, उनके माध्यम से इसके प्रबंधन की बात की जा रही है। ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। कई हमारी ऐसी फसलें हैं जिनमें कि इसका तो प्रतिस्पर्धा भी ये फसल नहीं कर पाती है। फसल चक्र के बदलाव से हम गाजर घास का नियंत्रण कर सकते हैं। धान में गाजर घास नहीं दिखाई देता, स्वाभाविक सी बात है, हमें लगता है कि अब इसके बीज नहीं पनप सकते। हाँ, ये मैं जरूर आपको कह देना चाहता हूँ, ये गाजर घास के जो बीज हैं ये एक पौधे से लाखों करोड़ों की संख्या में बनते हैं। एक दूसरा, एक बार यदि इसका बीज बन गया तो 16 वर्षों तक इसके बीज जीवित रहते हैं। तीसरी बात यह है कि यदि इसके बीज गहराई पर होते हैं तो बिल्कुल उगने की क्षमता नहीं होती, जब ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर आते हैं तो इनके अंकुरण की क्षमता होती है। 1-2 वर्षों तक यदि हम समन्वित तरीके से इसके बीजों को यदि नहीं बनने देंगे तो हमारे खेतों से ही ये इतनी कंपटीशन रखने की क्षमता नहीं रखते कि मुख्य फसल को प्रभावित करते हुए गाजर घास हमारे खेतों में खड़ी हो। हम अगर साफ सुथरी खेती की दिशा में चल पड़ेंगे तो गाजर घास का प्रबंधन बहुत आसानी से किया जाना संभव है। जी जी बहुत सुंदर सर। सवाल हमारे ऐसे गुजर साहब हैं, शरद वर्मा जी हैं, तुलाराम पटेल जी हैं, अन्य किसानों ने हैंड रेज किया है विभिन्न जिलों से।
लेकिन इसके पहले मैं पतंजलि उपपीठ चलता हूँ, जहाँ से हमारे आदरणीय पवन कुमार जी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम संचालित है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय और हमारे केवीके हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर डी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा पहले आदरणीय पवन कुमार जी को सुनते हैं और वो संवाद करें आपसे, और इसके बाद फिर हम किसानों के सवाल लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी, सादर आमंत्रित। जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन। बहुत सुंदर उन्होंने आज अपने अनुभव, विचार और समन्वित रूप से कार्य करने की रूपरेखा के ऊपर अपना मार्गदर्शन दिया है। मैं क्योंकि वो कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हुए हैं, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभी सरकार के भी बहुत सारे प्रयास हैं। सरकार कह रही है कि हम किसानों की बात को सुने और उनके भी विचार लें। तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई है, निर्माण किया गया है या किया जा रहा है, जिसमें कृषि विज्ञान क्षेत्र के जो जो भी एरिया है, जो भी जिला है, जो भी जिसको कृषि विज्ञान केंद्र कवर करता है, वहाँ पर किसानों के साथ संवाद करने की बातचीत, मतलब संवाद करने का मतलब दोनों तरफ से, कि किसानों की भी बात सुने और हम अपनी बात भी कहें, वैज्ञानिक भी अपनी बात कहें, और एक खुले मन से क्या कोई ऐसी प्रक्रिया का शुरुआत हो गई है, हो रही है? क्योंकि अधिकतम जो हम देखते हैं वो है कि गोष्ठी में हम करते हैं और उसमें कई सारे वक्ता होते हैं, ज़्यादातर उन्हीं की बात होती है, और फिर खुले दिमाग से अगर कोई वहाँ की समस्याएं हैं, उनका चिन्हीकरण करना, उनको प्राथमिकता देना कि ये कौन सी इस कृषि विज्ञान केंद्र की सबसे प्रमुख समस्याएं क्या-क्या हैं, उनको लिस्ट बनाना कि ये पहली 10 समस्याएं हैं, उसमें से हम पहली 3 प्रायोरिटी पर हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से क्या कोई सहभागी तंत्र विकसित किया गया है, और इसको अगर किया गया है तो इसके अनुभव क्या है? ये प्रश्न मेरा वैसे तो पूरे जहाँ पर भी हमारे कृषि से संबंधित संस्थान हैं, उन सबके लिए ही है। वहाँ पर कृषि संस्थानों में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के नाम से भी एक पद सृजित रहता है, जो कि एक्सटेंशन का काम करते हैं, और किसानों का संवाद करने की ज़िम्मेदारी ज़्यादातर उनकी ही होती है, या उसको कोऑर्डिनेट करने की ज़िम्मेदारी होती है। तो ऐसा कृषि विज्ञान केंद्र में किस तरह की क्या व्यवस्थाएँ हैं? और अगर व्यवस्थाएँ हैं, उसकी अच्छी प्रैक्टिसेज़ क्या-क्या हैं? उसके बारे में आज के मुख्य अतिथि से प्रश्न है। अगर हमारे पास समय की कमी होती है, हम संवाद कल भी जारी रख सकते हैं, जैसा कि आज हमारे बहुत सारे कृषकों के भी प्रश्न होंगे। तो इस विषय पर अगर अनुभव अभी अगर आवश्यकता हो, तो कल भी इस चीज़ पर हम संवाद जारी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि यह संवाद होना बहुत ज़रूरी है, और प्राथमिकता के आधार पर संवाद, समस्या के ऊपर संवाद, और उसके निराकरण करने के जो तौर तरीके हैं, उसके ऊपर हमें संवाद और अनुभव का आदान-प्रदान करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा सारा उद्देश्य है, वह है कि किसानों के मन में और किसानों के क्रियाकलापों में यह जो बिहेवियर चेंज है, ये जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है, कि हम केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ जाएँ। तो ऐसा करने के लिए क्या-क्या प्रक्रियाएँ अपनाई जा रही हैं, और उसके अनुभव क्या-क्या हैं? और कहाँ पर गैप है, कहाँ पर कमियाँ हैं, कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, कि जो कृषकों की अपेक्षाएँ हैं, एक तो 2 तरह से अपेक्षा होती हैं, जो संवाद की बात भी है, उसमें 2 तरह की सी बात होती हैं। एक तो है कि हमारे वैज्ञानिकों की क्या अपेक्षाएँ हैं किसानों से, और हमारे किसानों की क्या अपेक्षाएँ हैं वैज्ञानिकों से। क्या इस विषय पर कभी संवाद होता है? इस चीज़ पर क्या हम आपस में बातचीत करते हैं? और अगर करते हैं तो उसके क्या अनुभव हैं? और अगर हमें करने की आवश्यकता है लेकिन इसमें कुछ बाधाएँ हैं, तो उन बाधाओं पर अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से सबकी बातों को सुनने का एक अवसर मिलेगा खुले मन से, और हमें आगे बढ़ने का एक मार्ग हमारा प्रशस्त हो सकता है। ये मेरे कुछ सुझाव विचार हैं आज मुख्य अतिथि के लिए और सदन के लिए। इस विषय पर भी अगर हम आगे बातचीत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी को धन्यवाद। ओम प्रणाम। धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी। सर, आज लगभग 8:21 हो गया है, और मैं संभवतः शायद आज चीफ गेस्ट महोदय कल के लिए अगर सहमति देते हैं, तो आदरणीय जो हमारे पवन कुमार सर ने जो सुझाव रखे हैं, उन पर कल चर्चा हो सकती है। आदरणीय डॉक्टर जेके कनौजिया जी, क्या आपकी सहमति कल के लिए है?
राजेश जी एक्चुअली बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उन्होंने रखा है। जी पवन कुमार जी ने जिस विषय तो को कल यहाँ उठाया है, और उस विषय पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, खासतौर से किसान भाइयों के लिए, कि कई बार हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं। हमारे आसपास मौजूद जो हमारा संसाधन है, जो हमारे लिए ही है, उसको हम शायद नहीं समझ पाते हैं, और जिससे हम कई एक लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो विषय बहुत स्पष्ट हो गया, उन्होंने कर दिया है कि स्थानीय स्तर पर क्या संस्थागत व्यवस्थाएं हैं जो किसानों से संवाद करने के लिए मौजूद हो, और किसानों की सुन के क्या समस्याएं हैं उनको मतलब समझा जाए, और फिर किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता में रखकर उस पर क्रियान्वयन किया जाए। ये कल की चर्चा का विषय मतलब होगा। मैं बेशक ये चाहूंगा कि जो सवाल उन्होंने आज मुझे दिया है उस पर मैं हमारे बाकी किसान भाइयों के साथ में इस कार्यक्रम के माध्यम से कल मैं उनसे चर्चा करूं, तो मैं प्रयास करूंगा कि इस प्रश्न पर जो हमारे और लोगों की जिज्ञासाएं होंगी उनका मैं समाधान करूं। कल मैं विधिवत 7 बजे इस कार्यक्रम में फिर आप सब लोगों के बीच में अवश्य उपस्थित रहूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से केवीके से आदरणीय डीडी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि और हमारे केवीके सीहोर से डॉक्टर जेके कनौजिया जी हैं। तो आदरणीय शर्मा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, जो लगातार प्रतिदिन इस विवाह कार्यक्रम के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभा रहे हैं। हम किसान भाइयों को मार्गदर्शन देते हैं, इसके सक्रिय सदस्य आप। तो आदरणीय डीडी शर्मा जी, आप हमारे आदरणीय डॉक्टर जेके कनौजिया जी से संवाद करने का कष्ट करें, फिर हम सवाल ले लेते हैं किसानों को। जी सभी को मेरा प्रणाम, खास करके आज के जो चीफ स्पीकर है डॉक्टर कनौजिया जी नाम है, पूरा नाम क्या है? जी, जैनेन्द्र कुमार कनौजिया साहब। हाँ, आपका केवीके कौन सा है डॉक्टर साहब? सीहोर, सीहोर, शिवोर, अच्छा। मध्य प्रदेश। ओके सर, बहुत अच्छा आपने आज वक्तव्य दिया। खास करके जो ये खरपतवार की जो आपकी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा अनुभव मुझे महसूस हो रहा है, और साथ में जो आपने ये मैनेजमेंट की बात की, प्रबंधन की बात की, ये बहुत लंबा विषय है। और जो ये आपने इसमें विषय रखा, जैसे आपका आच्छादन की बात की, ये आच्छादन बहुत ही मुख्य है, बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको कि हम जैसे कि हमारा आपका आच्छादन इसमें हमारे जो हिमाचल प्रदेश में होता है वो अदरक में होता है। अदरक में जो आच्छादन होता है वो हमारा लगभग हाफ रोटन जो FYM है उसको यूज किया जाता है, अलॉन्ग विद जो आपका लेफ्ट आउट जो घास हमारा रहता है। और उसमें जो क्षमता है, ये मैं कहूँगा कि आच्छादन से बहुत सारी मिट्टी की गुणवत्ता बनती है। रात को जो हमारा जो रात का जो आसमान का जो कार्बन है, उसको जो अपने ड्रॉप्सलेट्स आती है रात की, जो वो होती है, उसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है वो ऐड होते हैं। बहुत लंबा विषय है, समय कम है। और सेकेंडली जो मैं ये कहूँगा, आच्छादन चाहे आप पॉलीथीन का करें या दूसरा करें, क्योंकि पॉलीथीन का नेचुरल फार्मिंग में अलाउड नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ये हो रहा है। मैं जैसा कि मनीलाल जी ने कहा है, हमारे हिमाचल प्रदेश में मैं कृषि विज्ञान केंद्र सोलन में कार्यरत हूँ। मेरा पद जो है प्रिंसिपल फार्म मैनेजर है। और हमने पिछले साल जो यहाँ यूनिवर्सिटी, नॉन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय सम्मेलन किया था। शायद आपके केवीके से स्वयं कोई आए होंगे, और उसमें भी यही विषय था, प्राकृतिक खेती, जो हमारी परंपरागत खेती है। उसी विषय के ऊपर ये 3 दिन का हुआ था। और सेकेंडली जो ये डॉक्टर पवन जी ने ये विषय रखा है, ये बहुत लंबा विषय है। केवीके क्या कर रहा है, कृषि विभाग क्या कर रहा है, बागवानी विभाग क्या कर रहा है, कौन सी किसानों के साथ वो जो संवाद है और उनकी जो योजना है, किस प्रकार से किसान उसका सदुपयोग कर रहे हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से जो भी ये कहा कि 10 पॉइंट में से 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जिससे कि इसमें
किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि समय कम है, और अगर कल ये विषय होता है तो उस विषय के ऊपर मैं जरूर इसमें सम्मिलित होऊंगा। और आच्छादन तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी आच्छादन है तो मेरे ख्याल से जो 50 और 60% जो कृषि की समस्या है, खेती बाड़ी की समस्या, उस